आज हम लोग ये बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो 2005 में खुली थी, स्टेजिला.com। ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने लोगों को इंटरनेट से कोई भी होटल बुक करना, गेस्ट हाउस बुक करना, हाउस बोट बुक करना लोगों को सिखाया था। लेकिन उस समय इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। जैसे कि आज हम देख सकते हैं जियो की वजह से हर घर में इंटरनेट, हर मोबाइल में इंटरनेट पहुँच चुका है। लेकिन 2005 में इंटरनेट बहुत आम बात नहीं थी। फिर भी इस कंपनी ने लोगों को बिना एजेंट के ऑनलाइन बुकिंग करना सिखाया, जिसमें आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में अपने टूर और ट्रैवल्स के लिए छोटे से छोटे गेस्ट हाउस में या घर में या होम स्टे में रूम आसानी से बुक कर सकते थे। जब ये कंपनी खुली थी 2005 में, तब इंडिया में स्टार्टअप नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस कंपनी ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया था 5-6 साल में, लेकिन 2017 आते-आते ये कंपनी क्लोज़्ड हो गई और इसके फाउंडर को भी अरेस्ट कर लिया गया था 2017 में। आज हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी जो कि मल्टी मिलियन डॉलर स्टार्टअप फंडिंग के बाद भी 2017 में अचानक बंद हो गई। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इस कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी। योगेंद्र बासुपाल और सुचित सिंघी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में रूपल योगेंद्र ने भी इस कंपनी को जॉइन कर लिया था। ये कंपनी पहले एक ट्रैवल एजेंट की तरह चालू हुई थी। योगेंद्र वासुपाल ने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था और उनको पढ़ाई में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको हमेशा से ही अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा टूर्स किया करते थे। अक्सर वो दूसरे छोटे-छोटे सिटीज़ में घूमने जाया करते थे हिल स्टेशंस में। तो उस समय उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत बार उन्हें रूम ढूँढने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। जो लोग बजट होटल्स में रुकना चाहते हैं या सस्ते पेइंग गेस्ट या होम स्टे में रुकना चाहते हैं, उनको बहुत मुश्किल से होम स्टे मिलता है और उसमें भी उन्हें एजेंट को बहुत मुश्किल से बहुत हाई फीस देनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम को उन्होंने नोटिस किया और बाद में ये प्रॉब्लम उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस किया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योगेंद्र ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक इनासरा नाम की एक ट्रैवल एजेंसी खोली। ये कंपनी उन्होंने इसलिए खोली थी ताकि वो लोगों को छोटे-छोटे शहरों में, हिल स्टेशंस में आसानी से बिना एजेंट के रूम या होम स्टे या पेइंग गेस्ट में प्रोवाइड कर सकें, जो कि बजट में भी हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ मिलकर अपने आप को मार्केटिंग करना चालू किया और अपनी ट्रैवल एजेंसी को धीरे-धीरे बढ़ाना चालू किया, जिसमें वो छोटे-छोटे होटलों के साथ मिलकर लोगों को वहाँ पे आसानी से स्टे प्रोवाइड कराते थे और जहाँ पे उन्हें कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्टे के साथ-साथ वो और दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देते थे। वो होटल के साथ मिलकर होटल में अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे बाथरूम हो, अच्छे रूम हो और लोगों को अच्छा खाना मिले, इस बात पर भी ध्यान देते थे। ऐसा करते-करते उन्होंने 4-5 साल में बहुत सारे कम से कम 3 से 4 हज़ार होटलों के साथ अपना टाई अप कर लिया था और इससे उनका बिज़नेस कंटीन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा था। 5 साल मेहनत करके उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ में, छोटी-छोटी सिटीज़ में, बहुत सारे छोटे-छोटे होटल के साथ कनेक्शन बना लिया था और अपने बहुत सारे कस्टमर भी बना लिए थे। इसके बाद सन 2010 में उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की स्टेजिला.com करके और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके स्टेजिला कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इंटरनेट के थ्रू लोगों को होम स्टे, पीजी या छोटे-छोटे शहरों में पेइंग गेस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया आसानी से और बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर। धीरे-धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और लोग उनके थ्रू बहुत सारे होटल और होम स्टे बुक करने लगे। 2012 में उन्होंने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए अपनी पहली फंडिंग उठाई, जो कि $5 लाख की थी। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे शहरों में अपना बिज़नेस स्टार्टेड किया। उनका जो मेन प्रॉफ़िट था, वो कमीशन से आता था। वो लोगों को अपने वेबसाइट के थ्रू छोटी-छोटी सिटीज़ में पीजी या होम स्टे प्रोवाइड करते थे और इसके बदले में उन्हें 5 से 10% कमीशन मिलता था। 2013 तक इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी थी इंडिया में जब ओयो भी नहीं आया था
और मेक माई ट्रिप और वगैरह ज़्यादातर बड़े-बड़े होटलों पर कंसंट्रेट करते थे। तो छोटे होटल, जो कि बजट होटल होते हैं, जो कि कॉमन आदमी के लिए, उस पर कोई भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा था। इसीलिए स्टेट जिला को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा था। स्टेट जिला ने उस समय 1100 छोटी-छोटी सिटीज़ में अपने आप को एक एक्सपेंड कर लिया था और उनका रिकॉर्ड ऐसा बन गया था कि हर रोज़ 500 से 1000 रूम बुक होते थे उनके वेबसाइट पर। ये वो टाइम था जब इंडिया में बस इंटरनेट का बूम आ चुका था 2000, 2012 और 2013 में। जैसे-जैसे स्टार जिला का बिज़नेस बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे इनको और ज़्यादा फंडिंग मिलती जा रही थी इन्वेस्टर से। 2015 में इन्होंने 30 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसके बाद बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चालू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनके फाउंडर ने 2017 में एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम आज से stayzilla.com वेबसाइट को बंद कर रहे हैं। आज से हमारा सारे ऑपरेशन बंद होंगे क्योंकि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं अपना बिज़नेस चलाने के लिए। उनके इस अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद जब योगेंद्र वासुपाल बैंगलोर एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, तब उनको अचानक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक क्लाइंट के 1.7 करोड़ डिफ़ॉल्ट किए थे। उनका एक इन्वेस्टर था जिसने इनकी कंपनी में पैसे लगाए थे, लेकिन उनके पैसे योगेंद्र वासुपाल वापस नहीं कर रहे थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक कंपनी जिसके कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं था उस समय और जिसकी बहुत अच्छी फंडिंग भी मिली हुई थी, जिसको अराउंड $50 मिलियन की फंडिंग मिली हुई थी, जिसका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था। फिर वो अचानक 2017 में एकदम से बंद कैसे हो गई और उसके फाउंडर को इतना ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम कैसे हो गई? आइए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि ये कंपनी कैसे लॉस में गई। पहला रीज़न था कंपनी के फेल होने का कि वो अनलिमिटेड डिस्काउंट्स और कैशबैक देते थे अपने कस्टमर को। हालाँकि कंपनी का मार्जिन प्रॉफ़िट बहुत कम था होटल के साथ जो कि वो कमीशन लेते थे। लेकिन फिर भी वो अपने नए कस्टमर को लाने के लिए बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डिस्काउंट्स और कैशबैक दे रहे थे। इससे उनका सारा कैश बहुत बुरी तरह बर्न हो रहा था और जो उनके फाउंडर्स थे, वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। क्योंकि उनको फंडिंग बहुत आसानी से मिल रही थी $20 मिलियन, $30 मिलियन, तो उन्होंने इसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं की कि पैसे को किस तरह अच्छे से यूज़ किया जाए। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के फेल होने का, वो ये था क्योंकि 2012 और 2013 में जियो फ़ोन नहीं आया था, जिससे कि लोगों के पास इंटरनेट की रीच बहुत कम थी। उस समय जो ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लोग होते थे, रिच लोग होते थे, उनके पास तो होता था अच्छा फ़ोन, लेकिन जो कॉमन आदमी होता था, जो बजट होटल यूज़ करने वाले होते थे, उनके पास अक्सर 2G फ़ोन भी नहीं होता था, जिससे कि उनके पास इंटरनेट की ज़्यादा रीच नहीं होती थी। तो ऐसे लोग स्टे जिला को आसानी से बुक नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन लोग को इंटरनेट करना नहीं आता था। तो इससे इनका ग्रोथ एक सैचुरेट हो गया था 2012-13 तक। 2015-16 आते-आते तक इन्होंने अपने सारे फंडिंग के पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे ऑपरेशनल कॉस्ट में और नए कस्टमर एक्वायर करने में। बहुत सारे कैशबैक और डिस्काउंट देने में इनका बहुत सारा पैसा बर्न हो चुका था। अब इनको कोई नया इन्वेस्टर फंडिंग देने को तैयार नहीं था और 2016 में इनके कुछ इन्वेस्टर ने जिन्होंने इनको पैसे लगाए थे, उन्होंने अपने पैसे वापस माँगने स्टार्ट कर दिए और जब इनको अपने पैसे वापस नहीं मिले, तो उन्होंने कंपनी के फाउंडर को डेडलाइन दिया कि अगर 2017 मार्च तक उनको पैसे नहीं मिले, तो वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देंगे और फाइनली कुछ इन्वेस्टर ने जाके फाउंडर के खिलाफ एफआईआर कर दी, जिसके लिए मार्च 2017 में फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद फाइनली कंपनी बंद हो गई, क्योंकि कंपनी के पास कुछ भी पैसे कंपनी चलाने के लिए नहीं थे और फाउंडर जेल में थे। सो स्टेट जिला के फेल्योर और सक्सेस से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको अच्छी फंडिंग भी मिल जाएगी और आपका ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपको फंडिंग मिल जाए और आपका ग्रोथ हो जाए, तो अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने से पहले, उसे प्रॉफ़िटेबल करने के बारे में सोचें। हम ये नहीं कहते कि अपने बिज़नेस को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। बिज़नेस को एक्सपैंड करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले अपने बिज़नेस को
एक अच्छे प्रॉफ़िटेबल मॉडल में लाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कैश बर्न करते जाएँगे डिस्काउंट और कैशबैक में और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सारी फंडिंग खत्म हो जाएगी। आजकल पिछले 4-5 सालों में कम से कम 200 से 300 नए-नए स्टार्टअप कंपनी बंद हो चुकी हैं इंडिया में और सबके बंद होने के जो मेन रीज़न हैं, वो ऑलमोस्ट सेम हैं। इन सारी कंपनी ने क्या किया, अपने सारे पैसे बहुत जल्दी बर्न कर दिए मार्केटिंग में या डिस्काउंट में या बड़े-बड़े कैशबैक देने में। ये लोग अपने नए-नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए उनको बहुत हेवी डिस्काउंट और कैशबैक देते हैं या बहुत सारा पैसा सेल्स और मार्केटिंग में खर्च करते हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि आप भले ही चाहे छोटे एरिया में पहले बिज़नेस करें, लेकिन कम से कम उस मॉडल को प्रॉफ़िट में लाने के बाद ही नए एरिया में एक्सपेंड करें। अदरवाइज़ हमेशा यही होता है कि बहुत सारे जो फाउंडर होते हैं, वो अपने एक्सपेंशन के चक्कर में कंसंट्रेट करना भूल जाते हैं कि कंपनी को पहले प्रॉफ़िटेबल करना चाहिए, उसके बाद उस कंपनी को बढ़ाना चाहिए। और जो उसके रियल एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि पेटीएम, वो बहुत सालों से लॉस में चल रही है। ज़ोमैटो बहुत सालों से लॉस में चल रही है। वी वर्क जिसका आईपीओ आया था वो कंप्लीट लॉस में जा रहा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि फंडिंग मिलने से कुछ नहीं होता है। आपको अपने पैसे को बहुत ही वाइज़ली यूज़ करना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी अगर हम देखते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी जो स्टेबल कंपनीज़ हैं वर्ल्ड में, उन्होंने अपने आप को 50 साल, 60 साल सर्वाइव किया है, क्योंकि वो अपने एक्सपेंशन से ज़्यादा अपने प्रॉफ़िट बिज़नेस मॉडल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया है, तो वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएँ कि ये वीडियो आपको क्यों पसंद नहीं आया है। आप अगर किसी नए टॉपिक पे या किसी दूसरे स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट में लिखें। हम अपना नेक्स्ट वीडियो उसी स्टार्टअप के बारे में बताएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।